क्रेजी कैटलिस्ट। तो आज हम करेंगे रॉल्ड्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बीच में कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उन्हें एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हम सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रॉल्ड्स लॉ से। रॉल्ड्स लॉ का करने से पहले आपको एक टर्म पता होनी चाहिए जो है वेपर प्रेशर। ये जो वेपर प्रेशर टर्म है इस चैप्टर में तो बहुत यूज होगी। ठीक है, क्योंकि जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करोगे तो उसमें लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर भी एक टर्म आएगी, उसकी पूरी एक डेरिवेशन है, फॉर्मूला है, उसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो ये अच्छे से समझना वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अब देखो क्या है, हमने कोई क्लोज्ड वेसल कंसीडर किया। ठीक है, कोई क्लोज वेसल लिया, उसमें क्या है, मैंने लिक्विड डाल दिया। ये जो लिक्विड है मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको अलाउ किया कि ये इवेपोरेट हो सके। तो जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो जो ये लिक्विड थे वो क्या होने लगे, इवेपोरेट होने लगे। ठीक है, वेपर्स बनने लगे इसके। क्लोज वेसल है तो क्या करेगा, इसी वेसल के बीच में ही इसके वेपर्स भी होंगे। तो क्या है, जैसे जैसे ये धीरे धीरे वेपर्स बनने लगे तो जितनी भी एम्प्टी स्पेस थी लिक्विड के ऊपर वो सारी किसने कवर कर ली, वेपर्स ने कर ली, वाटर वेपर्स ने कवर कर ली। तो अब जब ये वाटर वेपर्स ने कवर कर ली तो इसके बाद क्या होगा कि जो ये वेपर्स है ये वॉल्स के साथ भी स्ट्राइक करेंगे, वॉल के साथ स्ट्राइक करने के बाद ये लिक्विड के साथ भी तो स्ट्राइक करेंगे, है ना, क्योंकि कोलिजन्स हो रही है ना उनके बीच में। तो क्या है कि जैसे ही ये लिक्विड के साथ स्ट्राइक करेगा तो जो मेरा वेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या है, जैसे ही मेरा वेपर लिक्विड के साथ स्ट्राइक हुआ यानी कि कोलाइड हुआ तो वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इवेपोरेशन हो रही है, जो इवेपोरेशन और साथ में क्या है, कंडेंसेशन हो रही है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या है, दोनों इस टाइम इक्विलिब्रियम में है। क्यों, जितने यहाँ से वेपर्स बन रहे हैं ऊपर को जा रहे हैं उतने ही मेरे वेपर कंडेंस होकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यानी कि ये इस टाइम पे द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर आपकी प्रोसेस जितनी आगे को जा रही है, मतलब जितने पार्टिकल्स मेरे इवेपोरेट हो रहे हैं उतने ही मेरे पार्टिकल्स फर्दर कंडेंस भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ, ये दोनों क्या हो गए, इस टाइम पे इक्विलिब्रियम में आ गए। अब वेपर प्रेशर क्या है कि जो ये वेपर्स थे इन्होंने जितना प्रेशर इस लिक्विड पे लगाया हुआ था एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड by the liquid, by the vapors over the liquid surface in equilibrium with, किसके साथ है इक्विलिब्रियम में, in equilibrium with liquid at given temperature is called vapor pressure। ठीक है, तो क्या है कि कितना प्रेशर मेरा वेपर्स एक्सर्ट कर रहा है इस लिक्विड पे, कब, जब ये दोनों ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इजी टर्म में समझो क्या है वेपर प्रेशर, कि जैसे मेरे पास दो टर्म्स होती है, एक वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं और एक होते हैं नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स। क्या डिफरेंस है इनमें, जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवेपोरेट हो सकते हैं, वो कंपाउंड जिनको हम वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन वॉलेटाइल जिनको वेपर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, जैसे NaCl ले लो, NaCl को क्या हम वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, तो वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। तो हमने क्या किया कि जैसे ही मेरे पास, देखो अब कोई मेरे पास दो है, ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लो कोई भी, जैसे यही ले लो NaCl। अब हमारे को पता है कि NaCl जो क्या है वेपर्स में नहीं कन्वर्ट हो सकता, तो वेपर्स में जब नहीं कन्वर्ट होगा तो क्या ये प्रेशर इस पे एक्सर्ट करेगा, नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि इसका जो नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और जो वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। क्यों होता है ज्यादा, क्योंकि वो इजिली यहाँ से इस लिक्विड सोल्यूशन से इजिली वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते। तो हम क्या बोल सकते हैं
कि जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी वो जल्दी एस्केप होंगे और उनका उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो जैसे अल्कोहल्स देख लो, ठीक है, अल्कोहल्स में क्या है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, जल्दी इवेपोरेट होंगे और उनका उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, ये तो वही बात वेपर प्रेशर की। अब देखो रॉल्स लॉ क्या होता है। रॉल्स लॉ क्या डिफाइन करता है? द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो रॉल्स लॉ है वो लिक्विड इन लिक्विड के लिए है। मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हम सॉल्यूशंस लेंगे यहाँ पे हम हमेशा बाइनरी सॉल्यूशंस की ही बात करेंगे। तो लिक्विड प्लस लिक्विड लिया है हमने यहाँ पे, और ये अगर दोनों ही लिक्विड है तो मतलब दोनों क्या है, हमारे वॉलेटाइल कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड कंपोनेंट, ये लिख लो डायरेक्ट, ऑफ अ कंपोनेंट, the vapor pressure of a component of solution is directly proportional to the product of mole fraction and the vapor pressure of a pure component। क्या मतलब है इससे? देखो, the vapor pressure of a component of a solution is directly proportional to the product of a mole fraction and the vapor pressure of a pure component। जैसे मेरे पास कंसीडर करो, मैंने क्या बोला, बाइनरी लेंगे, तो कंसीडर करो कि मेरे पास दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स है, इसका एक्स है, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, एक्स बी। इसका वेपर प्रेशर क्या है, पी ए, इसका पी बी। ठीक है, ये तो इनके अपनी बात हो गई। जब सॉल्यूशंस होंगे, अब वेपर प्रेशर का अपना भी एक प्योर जब सॉल्वेंट होगा तो उसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एज अ प्योर है और इसका क्या होगा, पीवी नॉट। तो ये प्योर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी अगर एक कंपोनेंट है, जैसे मैं ए कंपोनेंट की बात करती हूँ, तो जो इसका वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अ मोल फ्रैक्शन and the vapor pressure in a pure state। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया कि PA is equals to XA into PA नॉट। ये PA नॉट क्या है, A कंपोनेंट जब प्योर स्टेट में है, मतलब उसमें B कंपोनेंट नहीं है, मतलब प्योर हो गया ना वो, जब उसमें B नहीं है सिर्फ A ही है तो वो एज ए प्योर कंपोनेंट है, तो उस टाइम पे ये PA नॉट है। सिंपल अगर सॉल्यूशन की बात करूं तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट PB कंपोनेंट का क्या होगा, XB इंटू पीबी नॉट। ठीक है, तो क्या है, पीबी का क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कितने थे, एक्सबी, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट। तो ये आ गया। अगर मैं बात करूं अब इन दोनों की, अब मैंने इन दोनों को जब एक सॉल्यूशन बनाया तो इन दोनों को ऐड किया था, तो मेरे पास टोटल वेपर प्रेशर कितना आया, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा जब मैं इन दोनों के प्रेशर्स को ऐड करूंगी। जब दोनों के वेपर प्रेशर को ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, टोटल वेपर प्रेशर। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, वेपर प्रेशर टोटल इज इक्वल्स टू, अब पीए की वैल्यू क्या थी मेरे पास, एक्स है, पीए नॉट प्लस पीबी क्या है, एक्स बी पीबी नॉट। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स व्हेन इट्स अ लिक्विड इन लिक्विड, यानी कि जब दोनों ही मेरे पास जो कंपोनेंट्स सब दोनों लिक्विड ही होंगे, और हमेशा आपको पता है वो लिक्विड है तो वॉलेटाइल तो होंगे, तो उस टाइम पे रॉल्स लॉ अप्लाई होता है। और रॉल्स लॉ क्या बोलता है कि जो मेरा कोई भी कंपोनेंट है वो किसके इक्वल, उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन एंड प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर मेरे पास क्या आ गया, ये अगर मैं इसको सॉल्व करूं
हमारे को पता है कि जो x है, अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन है तो उनके मोल फ्रैक्शंस का सम हमेशा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये करवाया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी, ठीक है। तो मेरे पास xa प्लस xb इज इक्वल टू 1 आया, तो मेरे पास यहाँ से xa की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस ऑफ xb, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दूं 1 माइनस ऑफ xb pa नॉट प्लस xb pb नॉट, अब आगे क्या आएगा, pa नॉट माइनस प्लस xb इज इक्वल्स अपॉन सॉरी ब्रैकेट्स pb नॉट माइनस pa नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हमारे को यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि जो भी मेरा वेपर प्रेशर होगा, यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ होल सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर, वो किसी ना किसी एक कंपोनेंट, जो दो कंपोनेंट्स थे उनके किसी ना किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ से ये पता चला ना कि जो वेपर प्रेशर है वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, लीनियरली डिपेंड कर रहा है। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्यों, क्योंकि pa नॉट एंड pb नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। तो अगर ये कांस्टेंट वैल्यूज है तो जो मेरा वेपर प्रेशर है p टोटल, है ना, इसको चाहे p टोटल लिख लो, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट b। अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मतलब इनके बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, ठीक है, p टोटल के बीच में और मोल फ्रैक्शन ऑफ b। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो भी मेरा वेपर प्रेशर आएगा सोल्यूशन का, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, एनी ऑफ द कंपोनेंट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे xb की जगह पे वैल्यू पुट करते 1 माइनस ऑफ xa, तो आपके पास जो आंसर आता है वहां यहाँ पे क्या आता है, xa आता, ठीक है। तो वो किसी भी एक कंपोनेंट पे डिपेंड कर सकता है। यहाँ तक समझ आया। अब देखो इसका एक ग्राफ समझना, इसमें मैं दोनों की बात करूंगी, ठीक है। मैंने दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग ग्राफ नहीं बना रही हूँ, दोनों कंपोनेंट्स का एक ही ग्राफ रहेगा। अब यहाँ पे देखो मैंने कंसीडर किया कि यहाँ पे मेरा xa की वैल्यू है 1, और यहाँ पे जो ये चीज है हमारे को क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली चीज हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब क्या है, अगर मेरे पास क्या आया था, p टोटल कितना आया था, इज इक्वल्स टू pa नॉट माइनस x प्लस xb pb नॉट माइनस pa नॉट, ये आया था। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो xa है वो इक्वल्स टू 1 है, कैसे, क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ pa था वो किसके इक्वल्स था, xa इंटू pa नॉट के इक्वल था। तो अगर मेरा xa इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, pa इसी के इक्वल रहेगा, pa नॉट के। तो यानी कि xa इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि वहां पे xb कितना है, 0, क्योंकि मेरे पास मोल फ्रैक्शंस का सम किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अगर xa ही 1 है तो मतलब xb मेरा कितना है, 0। xb 0 का मतलब क्या है कि वहां पे जो मेरा उस टाइम सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ ही और कंपोनेंट a ही है, वहां पे b कंपोनेंट नहीं है। मतलब जो a कंपोनेंट है वो पूरा उस टाइम पे क्या है, प्योर है, प्योर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जब xa 1 है तो xb कितना है, वहां पे 0 है, ठीक है। और अगर मेरा xb अगर 1 है, अगर xb यहाँ पे 1 हो जाए, अगर xb की वैल्यू 1 है तो xa कितना होगा, 0। तो मतलब यहाँ पे क्या है, कंपोनेंट सिर्फ b प्रेजेंट है, a वहां पे क्या है, 0 है, ठीक है। अब देखो जब मेरा यहाँ पे xa इक्वल्स टू 1 था तो मेरे पास क्या आया कि जो मेरा वेपर प्रेशर है वो मेरे वेपर प्रेशर के प्योर सॉल्वेंट के इक्वल ही तो होगा, क्योंकि जब यहाँ पे b कंपोनेंट है ही नहीं है तो वेपर प्रेशर में क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ a का ही है। तो a की उस टाइम पे वैल्यू क्या होगी, pa नॉट, यानी कि जो मेरा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आना चाहिए था a का, वो उतना ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब xa 0 है तो वेपर प्रेशर ऑफ p कितना होगा, वेपर प्रेशर ऑफ b के प्योर कंपोनेंट के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज आगे समझ। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो ये दोनों है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन है वो दोनों क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। तो अगर मैं इनको ऐसे ज्वाइन कर दूं,
तो ये दोनों मुझे लाइनें क्या बता रही हैं कि ये जो दोनों लाइनें जहां से क्रॉस कर रही हैं वो एक ऐसी पोजीशन है जहां पे मेरी एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू क्या थी, यूनिटी थी। ये देखो जब मैंने यहाँ पे एक्स ए मान लिया था तो इसके इक्वल आया, और जब मेरे पास एक्स बी लिख लो, ये भी चाहे पी बी क्या था, एक्स बी पी बी नॉट। तो जब एक्स बी की वैल्यू 1 है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नॉट। ठीक है, तो वो भी बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। तो ये जो दोनों लाइन्स है, लाइन 1 और लाइन 2 बोल रहे हैं इसको, जो लाइन 1 और लाइन 2 ऐसी पोजीशन से क्रॉस कर रही हैं जहां पे मेरे जो दोनों कंपोनेंट्स हैं उनका जो मोल फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है, यूनिटी, यानी कि 1 के इक्वल है। ठीक है, ये तो होगी इनकी अलग अलग बात। अगर अब मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास पी टोटल कितना आया था, ये आया था। ठीक है, इसमें मैं कैसे ऐड करके बता सकती हूँ ये चीज। ठीक है, तो ये मेरी किसकी है, टोटल वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मेरे क्या है, दोनों ही मोल फ्रैक्शन, दोनों ही कंपोनेंट्स के प्योर कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, उनके प्योर वेपर प्रेशर पे डिपेंड कर रहे हैं। अब अच्छा, ये भी आपको दिख रहा होगा कि पी ए नॉट मैंने नीचे बनाया और पी बी ऊपर बनाया है ना। अब क्या इसका क्या रीजन है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो पी बी है यानी कि जो कंपोनेंट बी है वो मेरा क्या है, ज्यादा वॉलेटाइल है। अभी मैंने बताया था कि जो जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा उसका उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, तो B ज्यादा वॉलेटाइल है, इसीलिए जो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट B है वो ग्रेटर है A से। ठीक है, इसलिए मैंने A को नीचे बनाया और B को ऊपर बनाया। अगर ये चीज ऊपर होती, ये नीचे होती तो मतलब क्या था कि A ज्यादा वॉलेटाइल है और B उससे कम वॉलेटाइल है। दोनों ही वॉलेटाइल है क्योंकि हमने रॉयल्स लॉ किस पे अप्लाई किया था, लिक्विड प्लस लिक्विड पे, जो कि दोनों ही वॉलेटाइल थे। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो इसके बेसिस पे याद रखना है कैसे ग्राफ है, क्या है। अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल क्या होते हैं। जो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस है वो भी हमने बाइनरी सॉल्यूशन से बनाया है और उसमें भी लिक्विड प्लस लिक्विड ही हमने ऐड किया, दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड लिए हैं। तो जो आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ideal solutions are those which obeys Rolle's law। जो हमने अभी Rolle's law पढ़ा है, ठीक है, वो solutions जो Rolle's law को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस, और जो नहीं फॉलो करते उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं, देखो कंडीशंस क्या है कि जब भी आपके पास कोई आइडियल सोल्यूशन बनेगा तो उनके जो भी आप दो कंपोनेंट्स ले रहे हो, जैसे ए और बी कंपोनेंट ले रहे हो, इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं, ए और बी के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हमेशा सेम होनी चाहिए। दोनों कंपोनेंट्स का साइज सेम होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होनी चाहिए। तो मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल से ही होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन यही है कि इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है दोनों कंपोनेंट्स के वो सेम होने चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि जो हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग आएगा, यानी कि जब आप इन दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे तो जो उनकी एंथैल्पी चेंज है वो हमेशा जीरो रहनी चाहिए। दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट, यानी कि यहाँ पे ना तो कोई एब्जॉर्प्शन होगी, यानी कि जो रिएक्शन है वहां पे ना तो कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए और ना ही कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक में जहां पे एवोल्यूशन हो हीट की, एंडोथर्मिक जहां पे एब्जॉर्प्शन हो। तो मतलब जब दोनों को मैंने इन दोनों को ऐड किया तो कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा, तो वहां पे डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। तो मतलब एक सेकंड कंडीशन क्या आ गई, ये थर्ड कंडीशन क्या है कि जब भी आप दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे तो जो इनका वॉल्यूम है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जितना इन दोनों कंपोनेंट्स का वॉल्यूम था उसके बाद मिक्स करने के बाद भी जो इन दोनों का सम है वॉल्यूम्स का वो भी सेम रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में देखो, जैसे मैंने लिया एक बेंजीन और एक लिया टॉल्यूइन। ठीक है, बेंजीन भी मैंने ले लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब और टॉल्यूइन को भी ले लिया 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो टोटल इस टाइम पे कितना हो गया इनका 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब
जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, तो मेरा जो वॉल्यूम है वो 200 सेंटीमीटर अगर क्यूब रहता है तो मतलब वो आइडियल सोल्यूशन ही है, मतलब वो आइडियल सोल्यूशन फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि थर्ड स्टेप में मैंने क्या बोला कि उसकी कंडीशन है कि जब भी आप दो लिक्विड्स को मिक्स करोगे या दो कंपोनेंट्स को मिक्स करोगे तो उनके बीच में वॉल्यूम चेंज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं, 4 चीजें हैं, ये भी जरूरी है कि रॉल्स लॉ को ओबे करें। ठीक है, तो ये चारों चीजें अगर कोई भी लिक्विड सोल्यूशन या कोई दो कंपोनेंट्स फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या है, आइडियल सोल्यूशंस हैं। रॉल्स लॉ को हम कैसे बता सकते हैं कि वो रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है? रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट का वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर ये वाले दोनों ही जो सिस्टम्स हैं यानी दोनों कंपोनेंट्स अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशंस है। तो आइडियल सॉल्यूशंस बहुत ही रेयर होते हैं, बट जो होते हैं उनके एग्जांपल्स लिख लो आइडियल सॉल्यूशन के। एक तो है बेंजीन प्लस टोलुइन, नेक्स्ट है एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। ठीक है, तो जब भी इन दोनों सॉल्यूशंस को बेंजीन प्लस टोलुइन को हम जब ऐड करते हैं तो एक तो वो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, नेक्स्ट उनके बीच में जो ए और बी इंटरेक्शंस है वो सेम होती हैं और साथ में जब उन दोनों को ऐड करते हैं तो उनकी इंटरेक्शंस भी सेम होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी उनका 0 होता है, यानी कि ना तो उनको कोई हीट की एब्जॉर्प्शन होती है वहां पे, ना ही कोई एवोल्यूशन होती है। और जो डेल्टा वॉल्यूम, ये मैंने आपको करके दिखा दिया था दोनों का। ठीक है, तो वहां पे जो वी डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी क्या है, 0 है। ठीक है, ये तो हुई बात आइडियल की। अब करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अच्छा, इसका ग्राफ तो ग्राफ क्या होगा, इसका सेम ही होगा रॉल्स लॉ की तरह। क्यों? क्योंकि रॉल्स लॉ को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। अब है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, वो सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते मतलब अगर रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे तो जो उनका वेपर प्रेशर, जैसे रॉल्स लॉ ने बताया था कि जो वेपर प्रेशर ऐसे है तो मतलब ये भी इनका क्या है, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने यही बोला ना कि वो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो मतलब कि इन सॉल्यूशंस का जब भी हम दो कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो वो सॉल्यूशंस वेपर प्रेशर रॉल्स लॉ ने जो प्रिडिक्ट किया था या तो उससे ग्रेटर दिखाएंगे या उससे कम दिखाएंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो इनके बीच में जो ए और बीबी की इंटरेक्शंस थी वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इस ये जो इक्वल थी ये इसके इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो ये है एक सेकंड केस। थर्ड केस क्या है नॉन आइडियल के लिए, जो इनका डेल्टा एच मिक्सिंग है वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि वो सॉल्यूशंस को जब हम ऐड करेंगे तो उनके बीच में या तो हीट गेन या हीट रिलीज करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ हीट लॉस होगी, तो हीट सेम नहीं रहेगी, तो इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग में नॉट इक्वल टू 0 है। और फोर्थ केस क्या है कि जो इनका वॉल्यूम था मिक्सिंग का वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब हम जब ऐड करेंगे दो सॉल्यूशंस को या तो हो सकता है उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाए या उनका वॉल्यूम कम हो जाए। ठीक है, ये बात समझ आई। अब इस बेसिस पे दो केस बनते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि वो जब हम सॉल्यूशंस को ऐड करेंगे उन दोनों सॉल्यूशंस को तो या तो वो वेपर प्रेशर इससे ग्रेटर दिखाएंगे रॉल्स लॉ से, ठीक है, या तो वो वेपर प्रेशर कम दिखाएंगे जो रॉल्स लॉ ने प्रिडिक्ट किया था। ठीक है, तो इसके दो केसेस बनते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशन दैट शो पॉजिटिव डेविएशन and non-ideal solution which show negative deviation। तो फर्स्ट हम करते हैं non-ideal solution which show positive deviation। अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है, सबसे पहले क्या है कि पॉजिटिव डेविएशन में जो ए बी इंटरेक्शंस थी, दो कंपोनेंट्स थे, एक ए और एक बी,
इसके बीच में कौन सी इंटरेक्शंस है, ए ए, इसके बीच में कौन सी है, बी बी इंटरेक्शंस। बट जब इन दोनों को सोल्यूशन बना देंगे तो इनके बीच में क्या इंटरेक्शंस होंगी, ए बी। तो ये जो ए बी इंटरेक्शंस है ये बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू ए ए और बी बी इंटरेक्शंस है। ठीक है, ये आता है किसमें, पॉजिटिव डेविएशन। दैट मीन्स the escaping tendency of both these molecules will increase and hence the vapor pressure of both the components increases as compared to the predicted by Raoult's law। ठीक है, ये चीज समझ आई। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा वेपर प्रेशर था कंपोनेंट का वो क्या हो गया, हमारे पास ग्रेटर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, इनके बीच की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी वो कम होगी। जब किसी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी तो वो वहां से जल्दी एस्केप करना स्टार्ट हो जाएगा। एस्केप मतलब वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और जैसे ही वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा उतना ही ज्यादा वो क्या लगाएगा, लिक्विड पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो इसीलिए द वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपोनेंट इंक्रीजेस फ्रॉम देयर प्योर स्टेट। ठीक है, और ऐसे ही सेम बी कंपोनेंट का भी होगा। जो बी कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा फ्रॉम देयर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये किसकी बात है, विच शो पॉजिटिव डेविएशन। अब पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इंटरेक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है फ्रॉम देयर प्योर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है इसमें वो क्या होगा, हमने क्या बोला था, नॉन आइडियल की जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस वाले केस में क्या है कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। अब ग्रेटर देन क्यों 0 है, अब देखो क्या है, हमने क्या बोला, इसका एग्जांपल ले लो, जैसे वाटर और अल्कोहल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, वाटर और अल्कोहल में क्या है, इनके बीच में क्या है, बहुत ही ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो जब इनके बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या बोला था कि इनकी बीच की इंटरेक्शन ज्यादा होगी, तो वाटर और अल्कोहल लिया, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ए एंड बी बी इंटरेक्शन ज्यादा है। बट जैसे ही मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो इनके बीच में जो वाटर और अल्कोहल के कारण जो इनके बीच में बॉन्ड बने हैं वो वीक है एज कंपेयर टू इसके। तो इसीलिए जब मैंने इन दोनों को तोड़ना था, जब इन दोनों को मैंने मिक्स करना था, दोनों का सोल्यूशन बनाना था, तो मुझे वहां पे एनर्जी देनी पड़ी ना। क्यों देनी पड़ी, क्योंकि इनके बीच में पहले तो मैं इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करूंगी, उसके बाद जाके ये मिक्स होंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए मुझे हीट प्रोवाइड करनी पड़ी। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ है, हीट की एब्जॉर्प्शन हुई है, यानी कि रिएक्शन कौन सी हुई थी, एंडोथर्मिक हुई। तो इसीलिए जो एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो इस केस में क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, ये चीज समझ आई ना, क्यों, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स थी। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए और उन दोनों को मिक्स करने के लिए मुझे हीट लगानी पड़ी है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई। ठीक है, नेक्स्ट है जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, इसमें वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब ये ग्रेटर देन क्यों 0 है, क्योंकि जब ये प्योर सॉल्वेंट्स थे तो इनके बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी। जब स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है तो वहां पे स्पेस भी क्या कम कवर करते हैं, कम कवर करते हैं, तो इनका वॉल्यूम कम था। बट जैसे ही इन दोनों को मिक्स करके इनका एक सोल्यूशन बना, उनके बीच में बॉन्ड टूट गए। जब बॉन्ड टूट गए तो उनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कम हो गई और वो क्या हो गए, लूजली पैक्ड हो गए। तो जैसे ही वो लूजली पैक्ड हुए तो उनके बीच का जो डेल्टा वॉल्यूम था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ऐड करके। ठीक है, ये चीजें समझ आ गई। तो ये क्या है, विच शो नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये थे 4 केसेस। अब इसके क्या है, अब इसका ग्राफ देखो। आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ कैसा था, ये था PA0, ये था PB0, यहाँ पे x से हमने 1 लिया था और x भी कितना था, 0, क्योंकि जब x से 1 था तभी तो वो प्योर था, है ना। उसके बाद यहाँ पे x भी 1 था और x से क्या था, 0 था। आइडियल सॉल्यूशंस में क्या था, ये और ये, क्योंकि क्या होते हैं, लीनियर होते थे। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन क्या होते थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। ये तो थी रॉल्स लॉ की बात, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस की बात। नॉन आइडियल में मैंने क्या बोला कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर है इससे, तो यानी कि इसका वेपर प्रेशर है ग्रेटर, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो PA ग्रेटर है PA0 और XA से, तो इसलिए हमने कैसे शो किया इसको, इससे।
ठीक है, ये है नॉन आइडियल, जो मैंने ब्लू से बनाया वो क्या है, आइडियल सोल्यूशन का है। ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन इसकी। नेक्स्ट क्या है, पीबी नॉट जो है वो भी तो ग्रेटर है पीबी नॉट और इससे एक्सबी से, तो मतलब ये भी क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। ठीक है, अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों को ऐड करके भी तो ग्रेटर आया है, यानी कि जो पी टोटल है वो क्या है, वो भी तो ग्रेटर है एज कंपेयर टू पी ए प्लस पीबी से। ठीक है, तो इसीलिए ये है क्या, सारे क्या शो कर रहे हैं, हमारे को पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये तो होगी इसकी बात। अब आता है नेगेटिव डेविएशन भी कहीं शो करेंगे, तो ये याद रखना पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो करते हैं, क्योंकि जो इनके ए बी के इंटरेक्शंस हैं वो कम हो जाती है इनके प्योर वाले से। जो प्योर था मेरे पास कंपोनेंट ए और बी थी, उससे क्या हो जाती है, इससे कम हो जाती है। ठीक है, अब है नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में क्या है, अब इनके बीच में जो ए बी इंटरेक्शंस हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, किससे किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उनके प्योर वाले से। ठीक है, तो जो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शंस थी वो है इंटरेक्शंस, ठीक है, बट जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड करके एक ए बी सोल्यूशन बनाया तो ए बी के बीच में जो इंटरेक्शंस थी वो क्या हो गई हैं, ज्यादा हो गई हैं, मतलब बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हो गई, तो इसलिए इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी इसके कंपैरिजन में, तो इसीलिए इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखो पी ए इज लेस देन पी ए नॉट एंड एक्स ए। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्योर वाले का वेपर प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि इसकी इंटरेक्शन ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एस्केपिंग टेंडेंसी पे, कितनी जल्दी वेपर्स बने, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो ये वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और ये जल्दी एस्केप भी नहीं होंगे और इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो इसीलिए इनका वेपर प्रेशर क्या है, दोनों ही कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब क्या है, डेल्टा एच की बात करते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस वाले रिएक्शन में जब मैंने इन दोनों को जोड़ के, यानी कि इनके पहले बॉन्ड्स को सिंगल सिंगल ब्रेक किया, फिर इन दोनों को मैंने जोड़ के जब ये सोल्यूशन बनाना, तो इस सोल्यूशन को बनाना मेरे लिए इजी था। क्यों इजी था, क्योंकि इनके बीच में क्या थी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम थी, तो मतलब ये रिएक्शन कैसे गई है, मेरी एक्सोथर्मिक गई है। एक्सोथर्मिक का मतलब जो डेल्टा एच की वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है, नेगेटिव, तो मतलब जो मेरा डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या है, लेस देन 0। ठीक है, और जो डेल्टा वी था, डेल्टा वी मिक्सिंग है वो भी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, क्योंकि पहले तो वो लूजली बाउंड थे, बट जैसे ही उन दोनों ने मिलकर सोल्यूशन बनाया तो उनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ गई। जैसे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आ गई तो वो क्या हो गई, वॉल्यूम उनका कम हो जाएगा, तो इसलिए उनका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, और यहाँ पे एज कंपेयर टू प्योर वाले से उनका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो मतलब जो भी हमारे को रॉल्स लॉ ने बताया था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया है, अपनी ही प्रिडिक्शंस लगा के, यानी कि जो ए बी के इंटरेक्शंस इनकी ज्यादा है कि उसके कारण इन्होंने बताया कि जो हमारे पास जो दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आया है वो एज कंपेयर टू रॉल्स लॉ कम आया है। कम आया है तो मतलब उन्होंने क्या शो किया है, हमारे को नेगेटिव डेविएशन शो की है। तो इसके लिए ग्राफ देखो, सेम वैसे ही है। सबसे पहले हम आइडियल के लिए बनाएंगे, आइडियल के लिए, क्योंकि उसी में हम वेरिएशन शो करेंगे ना। तो ये हो गया मेरे पास एक्स बी 0, एक्स इज इक्वल्स टू 0, एक्स बी यहाँ पे क्या है 1, इसलिए यहाँ पे क्या होगी पी बी नॉट और यहाँ पे पी ए नॉट। ठीक है, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आ गई आइडियल की बात। ठीक है, अब मेरे को इसके लिए अगर नॉन आइडियल बनाना है, नॉन आइडियल में देखो क्या है, वेपर प्रेशर इसका कम है पीए का, किससे, इसके प्योर वाले से, तो क्या है ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। इसका वेपर प्रेशर जितना रॉल्स लॉ ने बताया था उससे कम हो गया, उससे कम हो गया तो मतलब नीचे वो शो कर दिया मैंने। ठीक है, ऐसे ही एक्सए वाले का भी कम हुआ है, तो एक्सए वाले ने भी क्या शो किया हमें, नेगेटिव डेविएशन। और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास जो पी टोटल आया है वो भी क्या है, लेस देन है पी ए एंड
Pb से, ठीक है। तो मतलब इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया ऑफ टोटल। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का। कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन, जब वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि रोल्स लॉ से जो उन्होंने वेपर प्रेशर बताया उससे भी उनका वेपर प्रेशर कम आता है, तो उस टाइम पे ये होते हैं, ठीक है। अब इसके लिए एग्जांपल देखो, नॉन आइडियल जो एग्जांपल है वो है बेंजीन प्लस एसीटोन। एग्जांपल इज बेंजीन प्लस एसीटोन, ठीक है। ये आया समझ। आज के लिए इतना ही है। कल जो है हम जो करेंगे स्टार्ट, वो हम करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इवन जेई में भी उसके बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फिर हम वो स्टार्ट करेंगे। अभी अब इतना इसको रिवाइज करो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।